नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। G7 कंट्रीज चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विकल्प के तौर पर एक अपना अलग BRI प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं। इसको ग्रीन BRI भी कहा जा रहा है। तो इसके क्या मायने होंगे, किस एरिया में ये फोकस करेगा और चाइना के अलग जाकर इनको BRI बनाने की आवश्यकता क्यों है, इन्हीं सभी पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। इंटरनेशनल रिलेशंस और GS3 पेपर के लिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके 2021 के मेंस एग्जाम के लिए। अगर आप मुझसे अनअकैडमी ऐप पर जुड़ना चाहते हैं, मेरे प्लस कोर्स या स्पेशल क्लासेस की अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस आईडी पर मुझे वहां फॉलो कीजिए। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मेरा हैंडल महिपाल राठौड़ है और इस लेक्चर का PDF आपको pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। रविवार को सुबह 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है, जिसमें 1 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और अगर आप टॉप 500 में रैंक लेकर आते हैं तो आपको मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से स्कॉलरशिप और प्रीलिम्स में आप अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं हर रविवार को कॉम्बैट में हिस्सा लेकर। इसमें हिस्सा लेने के लिए वीडियो के नीचे पहले कमेंट में लिंक पर क्लिक कीजिए और जहां पर आपसे अनलॉक कोड मांगा जाएगा वहां पर आप महिपाल कोड यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर इस वक्त कुछ बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, जिनकी जानकारी मैं आपको दूंगा लेक्चर के अंत में। कुछ ही दिनों में G7 देशों की एनुअल मीटिंग होने वाली है और इसी मीटिंग में ये देश चाइना को राइवल करने के लिए, चाइना के विकल्प के तौर पर एक नया ग्रीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू करने की बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में हमें 11 से 13 जून के बीच में कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि एग्जैक्टली इनका क्या प्लान है, लेकिन इनका ओवरऑल इस प्लान के पीछे मकसद क्या है ये समझना जरूरी है। तो देखिए, ये जो नया प्लान है इसको कहा जा रहा है क्लीन ग्रीन इनिशिएटिव। तो जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI कहा जाता था, तो इसको कहा जाएगा क्लीन ग्रीन इनिशिएटिव, CGI इसको कहेंगे। तो इनिशियली यहां पर एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जो कई देशों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करे और ग्रीन ट्रांजिशन यानी कि कन्वेंशनल सोर्सेस से ग्रीन सोर्सेस ऑफ एनर्जी के तरफ जाने में मदद करेगा। अब ये G7 क्या है? ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें नाम से ही पता चल रहा है 7 देश हैं और ये दुनिया के सबसे उन्नत और इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं। तो इनमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA ये 7 देश शामिल हैं और हर साल इन्हीं में से किसी एक देश में इनकी एनुअल मीटिंग होती है। इस साल की मीटिंग यूनाइटेड किंगडम के एक रिजॉर्ट टाउन सेंट ईव्स में होने वाली है और इसीलिए यहाँ का जो लोगो है वो आप देखेंगे कि लहरें बनी हुई है, विच इज रिप्रेजेंटिंग द रिजॉर्ट टाउन, क्योंकि वो समुद्र के किनारे है। तो G7 देश आज से कुछ साल पहले तक G8 हुआ करते थे टिल 2014, क्योंकि तब रशिया भी इस ग्रुप का हिस्सा था। लेकिन जब 2014 में रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स कर लिया तो उस समय बाकी सभी देशों ने मिलकर रशिया को बाहर निकाल दिया इस ग्रुप से। तो अब इसमें 7 देश बचे हैं, इसीलिए ये G7 बन चुका है। वैसे भी रशिया इस ग्रुप का फाउंडिंग मेंबर नहीं था। 1970 के दशक में जब ये पश्चिमी देश इकट्ठा हुए थे उस समय रशिया एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तब तो सोवियत ब्लॉक था। 97 में रशिया की इस ग्रुप में एंट्री हुई थी और तब ये G7 से G8 हो गया था। अब फिर से G7 हो चुका है। इस ग्रुप की मीटिंग्स में मेन एजेंडा हमेशा यही रहता है कि किस प्रकार से आर्थिक नीतियों को और सुदृढ़ किया जाए और साथ ही साथ अपनी इकोनॉमीज को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये इनका हमेशा मेजर एजेंडा होता है। 2020 की जो G7 समिट थी वो US में होने वाली थी, लेकिन उसे पैंडेमिक के कारण कैंसिल कर दिया गया। अब 2021 की जो मीटिंग है वो हो रही है सेंट ईव्स नाम का एक रिजॉर्ट टाउन है, यहां पर UK में कॉर्नवॉल नाम के एरिया में। तो ये वाला एरिया कहलाता है UK का कॉर्नवॉल। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया के सबसे एडवांस्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज G7 ग्रुप का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम GDP की साइज की बात करें तो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना है। अगर आप 2021 के आंकड़ों को देखें IMF के, तो US इकोनॉमी 22 ट्रिलियन के आसपास है, चाइना की इकोनॉमी 16 ट्रिलियन, जापान तीसरे नंबर पर है 5.37 के साथ और भारत 3 ट्रिलियन के साथ है 6ठे नंबर पर। तो दुनिया की टॉप 9 इकोनॉमीज में से केवल 2 देश ऐसे हैं जो G7 का हिस्सा नहीं है, एक है चाइना और एक है इंडिया। और चाइना का यहां पर ना होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चाइना की GDP की आप साइज देखिए, ये वाले आप इन सबको मिला लोगे, इससे भी बड़ी है चाइनीज इकोनॉमी, यानी कि नंबर 3 से नंबर 7 को अगर आप जोड़ लो तो इनसे भी इनके टोटल से भी ज्यादा बड़ी हो जाती है चाइनीज इकोनॉमी। तो ऐसे में चाइना भी कायदे से G7 में होना चाहिए था, लेकिन चाइना इस ग्रुप में नहीं है। उसके पीछे कारण यह है कि चाइना की जो वेल्थ है वो बहुत से लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि चाइना की आबादी ज्यादा है तो जो प्रति व्यक्ति आय है वो चाइना की इतनी ज्यादा नहीं है। तो चाहे दुनिया की 16% धन संपदा चाइना में है, लेकिन वहां पर जो प्रति व्यक्ति आय है वो इतनी अभी ऊंची नहीं है और साथ ही साथ HDI के जो आंकड़े हैं वो भी नीचे हैं। इसीलिए
IMF जैसे संस्थान चाइना को एक एडवांस्ड कंट्री के रूप में नहीं गिनते हैं और इसीलिए चाइना G7 का हिस्सा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम पिछले 7 सालों में दुनिया के 139 देशों में फैल चुका है। 139 कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड टू ज्वाइन द BRI। ये बताता है कि चाइना एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है इकोनॉमी में। तो यहाँ पर जो BRI का नेटवर्क है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, चाहे वो राजमार्ग हो, रेल मार्ग हो या फिर बंदरगाह हो। तो यहाँ पर एक बहुत लंबा चौड़ा नेटवर्क बना हुआ है जो पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है, और ना केवल एशियन बल्कि यूरोपियन, अफ्रीकन और अब तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट तक BRI के प्रोजेक्ट्स फैल चुके हैं। और खास बात यह है कि BRI के जो मेंबर्स हैं उसमें केवल ऐसे देश नहीं है जो ट्रेडिशनली चाइना को सपोर्ट करते हैं या फिर चाइना के एलाइज हैं, जैसे कि कंबोडिया, लाओस, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, बल्कि ऐसे देश भी हैं जो ट्रेडिशनली यूनाइटेड स्टेट्स के पार्टनर या फिर करीबी मित्र रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, इटली, ग्रीस, UAE। ये सभी देश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बन चुके हैं। तो अगर आप इस मैप में देखें, यहाँ पर ये जो कलर कोडेड कंट्रीज हैं ये BRI के सदस्य हैं। तो आप देखोगे कि ज्यादातर जो एशियन कंट्रीज हैं जो डार्क कलर में हैं वो सभी 2014-15 के समय में, जब ये प्रोजेक्ट नया नया आया था, उसी समय इसके मेंबर बन गए थे। और धीरे धीरे अफ्रीका ऑलमोस्ट पूरा, ईस्टर्न यूरोप ऑलमोस्ट पूरा इस BRI प्रोजेक्ट से जुड़ चुका है, और अब तो लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका के देशों में भी BRI के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो BRI अब दुनिया के हर कॉन्टिनेंट पर फैल चुका है। ऐसा कोई महाद्वीप नहीं है जहां पर BRI प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे हो। मतलब इसमें मैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को एक कॉन्टिनेंट के रूप में गिन रहा हूं। अब चाइना BRI को एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग प्रोजेक्ट के रूप में बढ़ावा देता आया है, जिससे कि ये गरीब देश या डेवलपिंग कंट्रीज अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इन प्रोजेक्ट्स के कारण जो इन देशों पर लोन आ जाता है वो एक डेट ट्रैप बना देता है, जिसको कई बार डॉक्यूमेंट किया जा चुका है कि कैसे चाइना अपने कर्ज के चलते इन प्रोजेक्ट्स को अल्टीमेटली अपने हाथ में ले लेता है, या फिर इन देशों के अंदर कोई सामरिक महत्व की जगह को या बंदरगाह को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो ऐसे में ये जो डेट ट्रैप है, इससे निकलना देशों के लिए काफी मुश्किल है। कई फेमस इसके एग्जांपल हैं, श्रीलंका के कई पोर्ट्स हैं, मॉन्टीनीग्रो एक देश है, नेटो मेंबर है, छोटा सा देश है यूरोप का, लेकिन ये तो अपने डेट को पे करने में बिल्कुल भी असमर्थ है। तो यहाँ पर अब चाइना का काफी दबाव है। जो चाइना के जो लोन्स हैं इन्होंने BRI प्रोजेक्ट के लिए दिए थे वो मॉन्टीनीग्रो लौटा नहीं पा रहा है। और इन प्रोजेक्ट्स के कारण दुनिया भर में कार्बन एमिशंस भी बढ़ रहे हैं, ये भी डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। CO2 एमिशंस 2018 में चाइना की तरफ से थे 10 बिलियन टन, यूनाइटेड स्टेट्स के उसके ऑलमोस्ट हाफ 5.4 बिलियन टन और भारत से 2.65 बिलियन टन। तो आप देख सकते हो कि नंबर 2 और नंबर 3 पर जो देश हैं उनसे कंबाइंड रूप से भी ज्यादा एमिशंस अकेले चाइना के हैं, और इसमें एक बहुत बड़ा हाथ है इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का। अब चाइना की इकोनॉमी कोयले पर बहुत हद तक निर्भर है। कोयले का उत्पादन भी बहुत होता है, इस्तेमाल भी बहुत होता है, एक्सपोर्ट भी काफी होता है। तो आप देखोगे जिन देशों में BRI प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन सभी देशों में कोयले की खपत धीरे धीरे बढ़ रही है, या फिर जो एमिशंस हैं कोयले के कारण वो बढ़ रहे हैं, और उसका मेन कारण है चाइना। तो यहां पर आप देख सकते हो पर कैपिटा एमिशंस कितने हाई हैं चाइना, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में। तो इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन BRI प्रोजेक्ट्स को बताया जा रहा है। तो अब धीरे धीरे डिमांड आ रही है कि नेट जीरो की तरफ अगर जाना है तो फिर ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना होगा, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। तो ग्रीन इन्वेस्टमेंट को ट्रिपल करने का टारगेट है, एम्बिशियस टारगेट है, लेकिन ये मीट नहीं होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोविड-19 के दौरान कई देशों ने जो आर्थिक पैकेज दिए थे वो पूरी दुनिया में मिलाकर हो जाते हैं 14.5 ट्रिलियन के आसपास। इसमें से केवल 2.5% पैसा ग्रीन इनिशिएटिव्स को दिया गया, बाकी पैसा बिल्कुल भी ग्रीन इनिशिएटिव्स में नहीं था। तो अब इसी माहौल में ये G7 देश एक अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहते हैं। इनका प्लान ये है कि चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी को चैलेंज किया जाए, उसका एक विकल्प तैयार किया जाए, और इसको इनिशियली पुश किया था US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने। ये फरवरी या मार्च महीने की बात है। उस समय से ही जो बाइडेन इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, और कई बार इस पर टेक्निकल डिस्कशंस भी हो चुके हैं डिप्लोमैट्स में। और इस बार पूरी आशंका है कि जो G7 की मीटिंग होने वाली है 10 जून को, उसमें इस नए CGI यानी कि क्लीन एंड ग्रीन इनिशिएटिव पर कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए जाएंगे। इनिशियली उम्मीद यह है कि एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क तैयार होगा और धीरे धीरे इसके प्रोजेक्ट्स पूरी दुनिया में चालू हो जाएंगे। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा असमंजस ये है कि सबसे पहले इस CGI का फोकस कौन से कॉन्टिनेंट पर रहेगा, क्योंकि G7 देश जो हैं ये पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, दे आर स्प्रेड अक्रॉस वेरियस कॉन्टिनेंट्स। तो इसका ज्योग्राफिकल फोकस कहां पर रहेगा ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे जो देश हैं ये चाहेंगे कि अफ्रीका में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट किया जाए।
हाल ही में फ्रांस और जर्मनी ने अपनी पूर्व कॉलोनीज में हुए नरसंहारों के लिए माफी भी मांगी है। मैंने फ्रांस वाले रवांडन जेनोसाइड में जो उसका फ्रांस का रोल था उसके लिए इमैनुअल मैक्रोन ने माफी मांगी, उस पर एक वीडियो भी बनाया था, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। रवांडन जेनोसाइड पूरा क्या है जान सकते हैं। तो अब इसके पीछे भी यही बताया जा रहा है कि माफी मांगने के पीछे मकसद यही है कि अल्टीमेटली इन्हें यहां पर अपने इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स चलाने हैं, तो माहौल थोड़ा इनके फेवर में होना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स कोशिश करेगा कि वो अपने कॉन्टिनेंट यानी कि उत्तरी अमेरिका और उसमें लैटिन अमेरिका में फोकस रखे, एशिया में फोकस रखे, क्योंकि उसकी क्वाड के साथ अच्छा तालमेल चल रहा है अभी। और जापान भी यही चाहेगा कि इंडो पैसिफिक रीजन में इस प्रोजेक्ट का ज्यादा फोकस रहे। तो अब देखना ये होगा कि अल्टीमेटली फोकस कहां पर रहता है इन G7 देशों में, किसकी चलती है, कौन अपने कॉन्टिनेंट में या अपने फेवर के कॉन्टिनेंट में अपने प्रोजेक्ट्स को चालू कर पाता है। लेकिन एक बात तो तय है, सारे देश ये मानते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, एक ऐसा विकल्प होना चाहिए जो देशों को BRI के अलावा एक दूसरा ऑप्शन दे। अभी क्या है कि दुनिया के जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर चाइना लेकर आता है उनके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बहुत सारा पैसा लोन देने के लिए तैयार है, तो कोई क्यों ना अपने देश को डेवलप करवाना चाहे। लेकिन अब जब ये CGI आ जाएगा तो इनके पास एक ऑप्शन होगा कि क्या आप चाइनीज रास्ते पर जाना चाहते हैं या फिर इन पश्चिमी देशों के या G7 के CGI वाले रास्ते पर चलकर अपने देश को डेवलप करना चाहते हैं। तो ये एक ऑप्शन इनके पास आ जाएगा। ऑलरेडी कई G7 मेंबर कंट्रीज अपने अपने स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स चला रहे हैं कई कॉन्टिनेंट्स में, लेकिन उसके रिजल्ट्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, छोटे मोटे रिजल्ट्स हैं। तो अगर बड़े स्केल पर एक साथ अगर पुश आता है तो काफी फायदा होगा। जैसे देखो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर पुश दे रहा है, लेकिन अगर ये G7 के लेवल पर हो जाता है तो फिर इसमें काफी बेनिफिट होगा यूएस को भी। और यूएस का अब मानना है कि ना केवल सिक्योरिटी बल्कि क्लाइमेट चेंज, वैक्सीनेशन और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में भी क्वाड को आपस में सामंजस्य बिठाना चाहिए। अगर आप भारत के बेस्ट एजुकेटर्स से, बेस्ट टीचर से 2022 और 2023 के यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को आप अवेल कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आप EMI ऑप्शन की सहायता ले सकते हैं और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा learner.bit.ly, इस प्रकार का लिंक होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए और वहां से आपको पूरा प्रोसेस आगे गाइड कर दिया जाएगा। और यहाँ पर अभी प्रिंटेड बुक्स फ्री में दी जा रही हैं इस सब्सक्रिप्शन के साथ, तो ये ऑफर अभी ऑनगोइंग है। प्लस और आइकॉनिक दो प्रकार के यहाँ सब्सक्रिप्शन है। प्लस में आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे और आइकॉनिक में इसके अलावा आपको पर्सनल गाइडेंस एक मेंटोर के द्वारा दी जाएगी, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी प्लानर, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इन सभी सब्सक्रिप्शंस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड को यूज करते हैं। सो यूज दिस कोड एंड डोंट पे दीज प्राइसेस। आपको ये वाली प्राइस पे करनी है 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर सब्सक्रिप्शन के लिए इफ यू यूज दिस कोड। सब्सक्रिप्शन लेते ही आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हर हफ्ते एक नया बैच बनता है, तो अगला बैच 9 जून को बनने वाला है। इसमें 1 ईयर या 2 ईयर के बैचेस हैं। बैच का फायदा यह है कि आपकी फिक्स टाइम पर क्लासेस होंगी, आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं किस टीचर से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं। जस्ट ज्वाइन द बैच और आपका पूरा सिलेबस टाइम टू टाइम कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अभी एक स्पेशल बैच भी बन रहा है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर लिमिटेड सीट्स हैं और यहाँ पर जो टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, वो स्टूडेंट्स को पर्सनल 1-on-1 गाइडेंस देंगे। 3 फ्री टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, इनको ज्वाइन करने के लिए आप इस अनलॉक कोड को इस्तेमाल कीजिए। पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज का लिंक आपको पिन्ड कमेंट में, पहले कमेंट में मिल जाएगा। 13 जून को सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आ रहा है, एक फुल लेंथ टेस्ट है, इसमें हिस्सा लीजिए, टॉप 50 में रैंक लाइए और भारत के बेस्ट ब्यूरोक्रेट्स, टॉप रैंकर्स से आप गाइडेंस पा सकते हैं। और हाँ, बहुत सारे प्राइजेस जीतने का भी यहाँ पर मौका है। अगर आप SSC, बैंक, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इन एग्जाम्स के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं और इनकी प्राइसेस पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड यूज कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।